नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेईई एंड सीआईबी मेट सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का शीर्षक है बीएफएम रिकलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि हमारे 4 दिसंबर को जो बीएफएम की परीक्षा हुई थी उससे दोस्तों मैं आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये हमारा पहला सेट है, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बेसिकली मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। और आप देख सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा है हमारे बीएफएम एग्जामिनेशन का। जैसा कि प्रतिक्रिया मिला है लोगों से कि जो स्टूडेंट ने अपियर हुए थे उनका उनका ये फीडबैक ये था कि इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो आइए आप देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका एग्जामिनेशन 18 तारीख को है, और प्लस उनके लिए भी है जो शुरुआत से बीएफएम को प्रिपेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे जो हमारे नए लोग जुड़ रहे हैं, हमारे सीआईबी के जो नए नए विद्यार्थी हैं दोस्तों, जो लोग सीआईबी के को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं पहले प्लान आप लोगों को शो कर दूं, फिर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों बेसिकली ये जो प्लान है ये पेड प्लान है, जो कि हम लोग सीआईबी जून एग्जामिनेशन के लिए शुरुआत कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे सामने एवीएम और बीएफएम का प्लान मैं स्टार्ट किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका पूरा क्लैरिटी है कि क्या क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर दोस्तों आपको थ्योरी पीडीएफ प्लस वीडियो पीडीएफ प्लस एमसीक्यू सेक्शन यूनिट वाइज मिलेगा। इसमें आपको मैकमिलन का अनसॉल्व प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा दोस्तों। कंप्लीट पीडीएफ सारे लेक्चर्स का आपको सभी का पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। एक पेड ग्रुप बनाया गया है एमसीक्यूज पर्पज से, उसमें दोस्तों डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करवाए जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। वहाँ एमसीक्यू लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा यूनिट वाइज और फुल लेंथ। तो आपको पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज, ये चारों चीज़ का कॉम्बो प्लान है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग कहते हैं। इसको आप यदि एक्सेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। नंबर आप देख सकते हैं, नंबर आप स्क्रीन पे दोस्तों, यू कैन सी दिस नंबर, दिस इज द नंबर। ओके, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर and I will provide you the detail. Number is just, this is the number. Okay, let me write it again. तो फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कुछ लोगों को मान लीजिए कि केवल जो लोग अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, कुछ मार्क्स से छूट गया था, तो दोस्तों वो पीडीएफ प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्लान का डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये ₹300 में आपको पर सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको सभी चैप्टर्स के पीडीएफ, मैकमिलन अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज, थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ गूगल ड्राइव के द्वारा शेयर किया जाता है। तो आप इसका डिटेल भी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मॉक टेस्ट प्लान है, जिसमें हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। हर एक संडे को कंडक्ट किया जाता है ये मॉक टेस्ट। इसके लिए ₹400 रखा गया है, और इसका भी डिटेल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और फाइनली दोस्तों एक नया प्लान है जो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, वो है दोस्तों एमसीक्यू पेड ग्रुप। इसके अंदर डेली लगभग जिस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, केवल एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा। जिन लोगों को लगता है कि हाँ उनका कंसेप्ट क्लियर है, जो उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये देखना चाहते हैं कि बीएफएम का जो अभी का एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसके रिलेवेंट उन्होंने तैयारी कर रखा है कि नहीं कर रखा है, उसके लिए आप इस एमसीक्यू पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन सभी प्लान में से कुछ भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। और चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। अपने इस हमारा जो बीएफएम का रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दोस्तों द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारे, हम जो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉन्ड हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 8 years is yielding 10% at present. If yield increases by 0.60%, what will be the impact on price of bond? It will go up by 4.36%, it would fall by 4.36%, it would go up by 2.82%, and D का it would fall by 2.82%. आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, how to solve this type of problem. Okay, so first of all we have to apply the concept. दोस्तों आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने 8 साल का, और इसका यील्ड दे रखा है दोस्तों आपको 10%, और यील्ड जो है बढ़कर 0.60% बढ़ जाता है, तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेप बाय समझिए। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, मैकलॉ ड्यूरेशन डिस्काउंटेड बाय 1 पीरियड यील्ड टू मैच्योरिटी।
यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैक्लोर ड्यूरेशन जो है 8 साल का है, आप देख सकते हैं मैक्लोर ड्यूरेशन कितना है, 8 ईयर्स का है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, मैक्लोर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी मैक्लोर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। ओके, सो अब आपका मैक्लोर ड्यूरेशन है कितना, सो मैक्लोर ड्यूरेशन आपको 8 ईयर्स दिया हुआ है, राइट, और उसको आप यील्ड आपको कितना दे रखा है, 10%। 10% को आप 0.1 लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना होगा, 7.2727 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ तक आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लिया। अब एक रिलेशनशिप होता है दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको नॉमिनेटर में लिखते हैं, और दोस्तों डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन यील्ड, परसेंटेज चेंज इन यील्ड। ठीक है, तो ये हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसे अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, माइनस, एक माइनस साइन भी होता है, क्योंकि दोस्तों प्राइस और यील्ड में आपको पता ही है कि इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड घटेगा। तो इस इन्वर्स वेरिएशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किए हैं। इन नेगेटिव साइन का पर्पस यही है कि प्राइस और यील्ड के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है इसको दर्शाया गया है। अब आप ये बताइए दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है हमारा, 7.2727, और यील्ड चेंज कितना है दोस्तों, 0.6%। तो यदि आप 7.2727 का 60% निकालेंगे तो आपको मिलेगा -4.3636%। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आप कि आपका प्राइस जो है 4.36% घट गया है ना, तो 4.36% विल बी डिक्रीज इन द प्राइस। तो जरा ऑप्शन की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में यदि हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन था वो है दोस्तों, लेट मी शो यू द क्वेश्चन वंस मोर। हाँ देखिए, हमारा जो ऑप्शन था वो क्या है दोस्तों, ओके सो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन की बात कर, लेटेस्ट सी द ऑप्शन। तो यहाँ पे है, हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो 4.36% घट गया, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बॉन्ड प्राइस वुड फॉल बाय 4.36%। सो ऑप्शन नंबर बॉन्ड प्राइस वुड फॉल बाय 4. दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। चलिए अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेट अस सी व्हिच टाइप क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया दोस्तों, ये भी एक केस स्टडी का सवाल था। इसमें कहा गया है कि आपको एक बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में, डिटेल दे रखा है आपको, फेस वैल्यू दे रखा है कितना, फेस वैल्यू दे रखा है इन्होंने 10,000, ठीक है। इन्होंने मैच्योरिटी दे रखा है टी दे रखा है 3 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने कूपन रेट दे रखा है, यानी कि कूपन रेट दे रखा है 8%, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सेमी एनुअल है, ठीक है। और करंट यील्ड जो है, यील्ड आपको इन्होंने दे रखा है 6%। तो ये 4 डाटा इन्होंने दे रखा है। अब दोस्तों ज़रा हम लोग इस पे केस स्टडी को देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। दोस्तों ड्यूरेशन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि टेबुलर मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है ड्यूरेशन को कंप्यूट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों देखिए, फेस वैल्यू कितना है दोस्तों, 10,000 है। मैं समझाता हूँ दोस्तों, स्टेप बाय मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों फेस वैल्यू कितना है दोस्तों, आपका 10,000 है। आपका जो कूपन रेट है वो कितना है, 8% है। तो दोस्तों यदि आप इस बॉन्ड का आपका जो ये पार्टिकुलर बॉन्ड है, इसका यदि आप कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार बनेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे हाफ ईयरली है ना, तो ये रेट क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा, राइट। चलिए तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कूपन अमाउंट कितना होगा। तो कूपन अमाउंट क्या होगा, 4% ऑफ 10,000, राइट, 4% ऑफ 10,000। और यदि आप 4% ऑफ 10,000 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 4% ऑफ 10,000 इज हाउ मच, प्लीज टेल। सो 4% ऑफ 10,000 इज नथिंग बट 400। तो 4% ऑफ 10,000 क्या होगा दोस्तों, आपका 400 होगा। तो ये आपका क्या है, कूपन अमाउंट है। तो यदि आप इस कैश फ्लो के द्वारा इसको समझें, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग द कैश फ्लो डायग्राम, तो आप क्या समझेंगे दोस्तों कि देखिए इसमें तो आप क्या देखेंगे कि आपको जो फर्स्ट ईयर है दोस्तों, इन फर्स्ट ईयर you will get 400 coupon rate, sorry, in half year. After 1 year you will get 400. After 1.5 year you will get 400. After 2 year you will get 400. After 2.5 year you will get 400. And at the end you will get the face value. Face value कितना है, 10,000 है।
और प्लस 400 मिलेगा, जो कि आपका हो जाएगा 10400। तो वही यहाँ पे हमने CF लिखा है 400 400 400 400 400 और लास्ट में 10400, और यहाँ पे टाइम लिखा है 0.5 ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर और 3 ईयर। अब दोस्तों एक बात समझिए कि हमारा जो यील्ड दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 6% का, लेकिन यहाँ और एक और चीज़ लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है, राइट। तो यदि 6% का यील्ड है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, राइट। आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6/2 हो जाएगा। तो आर जो है आपका वो हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा, 3%, ठीक है। तो ये होता है 1/1 प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1.03 हो जाएगा। तो 1/1.03 का वैल्यू आप लिखेंगे तो 0.9708 आएगा। इसको फर्दर आप यदि 1.03 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.9425। इसको फर्दर आप यदि 1.03 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9150। फर्दर आप 1.03 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.884। इफ़ यू डिवाइड इट फर्दर बाय 1.03 यू विल गेट 0.8625 एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1.03 यू विल गेट 0.8374। तो इस प्रकार से हमने थर्ड कॉलम भी ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों यदि हम फोर्थ कॉलम की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ कॉलम, सो दोस्तों आप फोर्थ कॉलम में आप बेसिकली क्या लिख रहे हैं, पीवी कैसे निकालते हैं दोस्तों। पीवी निकालने का तरीका ये होता है कि आप इस CF को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.9708, दिस विल गिव यू 388.32। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.9425, दिस विल गिव यू 377। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.9150, दिस विल गिव यू 366। तो सबको मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको ये पीवी मिलेगा। और लास्ट कॉलम है समेशन ऑफ पीवी, यानी इन सभी पीवी को जोड़ लीजिए, इसको इन सभी को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 10,540। उसके बाद दोस्तों यदि हम लास्ट कॉलम की बात करें, पीवी इंटू टी, तो ये आपका पीवी हो गया 388.32 और टी है आपका 0.5, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 194.16। फिर यहाँ 377 है और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 377। यहाँ 366 है और यहाँ 1.5 है, मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 549। तो उसी तरह से आप हर एक करो को निकाल सकते हैं और सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28,820। उम्मीद है दोस्तों आपको टेबल बनाना सीख लिए होंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रहता है उसमें वीडियोस आपको इसी तरह से दिए जाएंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ड्यूरेशन निकालना है। तो ड्यूरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पीवी इंटू टी डिवाइडेड बाय सम ऑफ पीवी, यानी समेशन ऑफ पीवी इंटू टी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी। तो ये हमने निकाला, कितना निकला है हमारा, ये निकला है 288,820.26 और ये कितना निकला है हमारा 10,540.64। डिवाइड कीजिए तो मिलेगा 2.734। यदि आप ऑप्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन, तो दोस्तों ऑप्शन भी मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू द ऑप्शन। देखिए यहाँ 2.73 लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो कोई सवाल पूछा गया था वो था कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द एबव बॉन्ड, यानी इसी बॉन्ड का आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है। काफ़ी आसान है, आपको ड्यूरेशन पता चल गया ना, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है मैकलॉड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय n। YTM कितना है दोस्तों, YTM है 6%, n कितना है दोस्तों 2, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है ना, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगले पेज में हम लोग लेके चलते हैं आपको, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम इसके मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करें, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन यू विल गेट 2.734 विच इज़ द मैकलॉड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो बेसिकली ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय n। YTM कितना है आपका 6% है, तो 0.06 हो जाएगा, राइट। और n कितना है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.03, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.03। आपको समझ में आया कि डिनोमिनेटर में हमने 1.03 क्यों लिखा है, आई थिंक इट इज़ क्लियर ना, राइट। तो इसीलिए जो मैकलॉड ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 2.654। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। देखिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम कंसेप्ट को क्लैरिटी रखें, राइट। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो लोग हमारे बीएफएम के पिछले साल मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े थे, लगभग एवीएम बीएफएम में लगभग 90% लोग ने क्वालिफाई किया है अभी सीआईबी का एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं कि क्या इफेक्टिवनेस रहता है हमारे इस स्टडी का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट आर इम्पोज्ड बाय। देखिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्सपोजर सीलिंग लिमिट है वो कौन इम्पोज करता है। तो पहला ऑप्शन है फिडेई, फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद दोस्तों हमारा है इंडिविजुअल बैंक, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है दोस्तों नन ऑफ द अबव। अब दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक्सपोजर सीलिंग लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज करती है। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल पूछा गया था। ज़्यादातर थ्योरेटिकल सवाल था, हमने न्यूमेरिकल भी देखा है और थ्योरेटिकल भी अभी हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था वो था इन रिस्क मेजरमेंट द पैरामीटर दैट इज exposed that is used to capture deviation of a target variable due to unit movement of a single market parameter say 1% change in interest rate is called। क्या कर रहा है दोस्तों, आपको वो पैरामीटर बताना है जिससे आप एक टारगेट वेरिएबल को कैप्चर कर सकते हैं। किस कारण से? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मार्केट पैरामीटर। मान लीजिए कि कोई सिंगल मार्केट पैरामीटर है जिसमें आप 1% चेंज आया, तो उस कारण से आप यदि टारगेट वेरिएबल के डेविएशन को कैप्चर करना चाहते हैं तो इस पैरामीटर को क्या कहते हैं? डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी, माइग्रेशन। करेक्ट आंसर इसका सेंसिटिविटी। दोस्तों पूरा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सवाल सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। ये आपको बना के आना है इस क्वेश्चन को, गलत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएक्स क्लियर इज डेवलप्ड बाय, यानी कि एफएक्स क्लियर किसने डेवलप किया? देखिए इस तरह का सवाल पूछा गया था इस बार। ठीक है, ऑप्शन है आरबीआई, सीसीआईएल, फिडेई या सेबी। किसकी बात किया जा रहा है दोस्तों? एफएक्स क्लियर। करेक्ट आंसर है दोस्तों एफएक्स क्लियर इज डेवलप्ड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सीसीआईएल। इसका सही जवाब है दोस्तों सीसीआईएल। सीसीआईएल ने दोस्तों एफएक्स क्लियर को डेवलप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइबॉर इज अनाउंस्ड डेली एट अराउंड 9:50 AM। तो दोस्तों क्या सवाल पूछा गया है कि जो माइबॉर है वो कब अनाउंस किया जाता है? 9:50 AM पे अनाउंस किया जाता है। किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? एनएसई के द्वारा, बीएसई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? तो दोस्तों मैं आपको सही आंसर बताता हूँ इसका। एनएसई के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है माइबॉर। ठीक है, और 9:50 पे अनाउंस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेनिफिशियरी ऑफ एक्सिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो एक्सिम बैंक का जो है बेनिफिशियरी लाइन ऑफ क्रेडिट कौन होता है? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सॉवरेन गवर्नमेंट, एडी बैंक। आपका एक्सिम बैंक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सो लेट मी टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर। It is nothing but option number B, that is exporter. Exporter is the correct answer. Beneficiary of Exim Bank line of credit is exporter. क्वेश्चन नंबर 9 इज डायरेक्ट कोड मीन्स। डायरेक्ट कोड का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और ये हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं इस चीज़ को, राइट। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। द लोकल करेंसी इज वेरिएबल, द फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल, ए एंड बी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही है? आप डायरेक्ट कोड का क्या मीनिंग समझते हैं ये बताइए। तो डायरेक्ट कोड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोकल करेंसी जो है हमारा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों कि हमारा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉलर को फिक्स कर लिया है और ये हमारा वेरिएबल है, रुपीज़ वेरिएबल। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us now move to the next question, which is question number 10. Question number 10 है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डीवीपी सिस्टम एलिमिनेट फॉलोइंग रिस्क। तो डीवीपी दोस्तों कौन से रिस्क को एलिमिनेट करता है? क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेटलमेंट रिस्क। डीवीपी याद रखिएगा, ये सेटलमेंट रिस्क को एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट सवाल है फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर टू फैक्टर द प्राइस ऑफ शिपिंग गुड्स इनटू एक्सपोर्ट इनवॉइस। दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, कीवर्ड है फैक्टर, टू फैक्टर द प्राइस ऑफ शिपिंग गुड्स इनटू द एक्सपोर्ट इनवॉइस। बी को पढ़िए, एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंपोर्टर टू मैनेज द क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द एक्सपोर्टर। Agreement between the financial institution and the exporter for purchase of the books debt and control the credit extended to the importer. Agreement between the exporter bank and importer. पहले तो ये बताना चाहिए कि फैक्टरिंग किसके किसके बीच का एग्रीमेंट होता है, राइट। फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसेबल विदाउट रिकोर्स। देखिए विदाउट रिकोर्स होता है, इसमें विद रिकोर्स भी होता है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहिए, राइट। और एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम।
कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको पहले छांटिए। तो डी तो नहीं होगा, राइट। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, सी नंबर सही है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो एक्सपोर्टर है वो आपस में एग्रीमेंट करती है कि मैं बुक डेब्ट खरीद लूँगा और क्रेडिट को कंट्रोल करूँगा एक्सटेंडेड टू द इम्पोर्टर, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन और एक्सपोजर द बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टू मीट कस्टमर नीड और फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। मतलब ओपन पोजीशन कितना मैक्सिमम अमाउंट या एक्सपोजर बैंक अपने आप को एक्सपोज कर सकती है किसी भी समय में, डे समय में, ताकि कस्टमर के नीड को मीट कर सके या ट्रेडिंग ऑपरेशन को मीट कर सके। डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, डीलर साइज लिमिट, डीलर लिमिट, डील साइज लिमिट, क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डे लाइट लिमिट। नाम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है दोस्तों कि ड्यूरिंग अ डे, आपको हिंट क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। डे लाइट लिमिट होगा आंसर इसका। एक बार और भी लिमिट पढ़ लीजिएगा क्योंकि सवाल पूछने का चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो लोग यदि हमारे CIB के वीडियोस लेक्चर से जुड़ेंगे, ये हमारा जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज है उससे डिफरेंट वीडियोस होगा। इस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा। आपको मैं जहाँ भी थ्योरी का जरूरत पड़ेगा वहाँ थ्योरी बताऊँगा, जहाँ MCQs का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड अदर कंट्री ओवर ए गिवन पीरियड। बी कर रहा है द स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर अ गिवन पीरियड। सी कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। और डी कर रहा है द सरप्लस और डेफिसिट ऑन कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड ओवर अ पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर अ गिवन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा प्रोविजनिंग से सवाल पूछा गया था कि मान लीजिए कि कोई एसेट है 120 का, ठीक है, 120 रुपये का एसेट है, किसमें है, डॉटफुल वन कैटेगरी में है। और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है दोस्तों वो क्या है हमारा, वो है दोस्तों हमारा ₹100। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको एसेट का वैल्यू दे रखा है, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन हेयर, ओके, देन आई विल एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। सो लेट अस सी द एसेट वैल्यू। सो आपको एसेट का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कितना, दैट इज गिवन टू यू इज 120, राइट। द वैल्यू ऑफ एसेट इज गिवन 120। ओके, सो द एसेट वैल्यू इज ₹120। एसेट का वैल्यू आपको दे रखा है 120। और दोस्तों ये डॉटफुल वन कैटेगरी में है, D1 कैटेगरी में है, ठीक है। और रियलाइजेबल पीरियड जो है वो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो है यानी RVS जो है वो दे रखा है आपको 100। तो आपसे पूछा है कि कितनी प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ेगी, 45 रुपये की, 50 रुपये की, 72 रुपये की, 120 रुपये, यानी सिंपल सा बेसिक सा सवाल है आपके प्रोविजनिंग से। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों सिक्योर्ड आपको D1 कैटेगरी में पता ही है सिक्योर्ड पोर्शन 25% होता है, ठीक है। तो इसका आपको सिक्योर्ड पोर्शन निकालिए, यानी कि दोस्तों आपका जो ये 100 रुपीज़ है जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, ये तो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है ना, ये 100 रुपीज़ तो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है। तो उस पर कितना प्रोविजनिंग करना होगा आपको, 25%। तो 25% ऑफ 100 हो जाएगा आपका 25। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें आपको प्रोविजनिंग 100% करना है। ये आपका D1 कैटेगरी में रहता है, इसका नियम है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। सिक्योर्ड में 25% होता है, अनसिक्योर्ड में 100% होता है। तो अनसिक्योर्ड कितना है आपका, तो अनसिक्योर्ड आपका ₹20 हो गया। तो 20 रुपये का 100% निकालिएगा तो आपको 20 ही मिलेगा। टोटल प्रोविजनिंग हो जाएगा 25 रुपये सिक्योर्ड का और 20 रुपये आपका अनसिक्योर्ड का, यानी 45 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा LC से पूछा गया था। LC से क्या सवाल आया था आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों LC से सवाल पूछा गया था कि लेट मी सी यू द क्वेश्चन। सो अंडर आर्टिकल 14 ऑफ UCP 600 द रीजनेबल टाइम अलॉट टू एन LC ओपनिंग बैंक टू एग्जामिन एंड टू रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट इज।
मतलब आर्टिकल 14 जो है यूसीपीडीसी 600 का, उसमें कितना रीजनेबल टाइम है किसी एलसी ओपनिंग बैंक को एग्जामिन करना या रिजेक्ट करना डॉक्यूमेंट को। ऑप्शन ए, नॉट एक्सीडिंग 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, नॉट एक्सीडिंग 7 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, नॉट एक्सीडिंग 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ, यही अंतर है, और यहाँ पे 7 बिजनेस डे। बताइए क्या सही आंसर है? अंतर है बस फ्रॉम और आफ्टर का, राइट। तो बताइए क्या सही आंसर है दोस्तों? इस क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है दोस्तों कि नॉट एक्सीडिंग 5 बिजनेस डे आफ्टर द डेट ऑफ रिसीव ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद 5 दिन के अंदर जो है उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर लो, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, यही आंसर है इसका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था दोस्तों, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट थ्रू एन अप्रूव्ड इंडियन ऑन वेयर हाउस अब्रोड। मतलब कि आप यदि एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी अप्रूव्ड इंडियन ऑन वेयर हाउस अब्रोड के द्वारा, तो रियलाइजेशन का टाइम लिमिट कितना है? 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 मंथ। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए कहा गया है दोस्तों ये सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आता है। 15 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया स्विच टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम इन। कब इंडिया स्विच किया फ्लोटिंग रेट रिजिम में? ऑप्शन ए 1992, 1993, 1994, 1995। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1993। एलिस डू एवर परचेज अ पुट ऑप्शन। देखिए ये सवाल आपका मॉड्यूल सी से है। पुट ऑप्शन उसने खरीदा ब्रिटिश पाउंड का 0.04 पर यूनिट डॉलर, मतलब $1 का जो दाम था वो था 0.04 पर यूनिट। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस था 1.80 डॉलर और स्पॉट रेट जो था वो था 1.69 डॉलर। मान लीजिए कि 31,250 यूनिट था एक ब्रिटिश पाउंड ऑप्शन में, तो एलिस का नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 5.3125, दूसरा है 6312.66310.5, नन ऑफ द अबव। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। आपको यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट ऑन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखिए। तो दोस्तों कैसे पता कीजिएगा एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पे लिखा है कि पुट ऑप्शन जो है वो 0.04 पर यूनिट है। ठीक है, ये प्रीमियम है बेसिकली 0.04 का, है ना। तो बेसिकली प्रॉफिट जो है पर यूनिट कितना हो रहा है? तो स्ट्राइक प्राइस देखिए 1.80 है ना, और पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का मीनिंग समझते हैं ना। ठीक है, तो पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 1.80 और जो स्पॉट रेट है वो है 1.69। तो बेसिकली आपको एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कैसे निकालिएगा? तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? 0.11, आई थिंक इट इज़ 0.11, राइट। तो 0.11 जो है डॉलर आपको एक यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0.11 डॉलर। ठीक है, 0.21, तो 0.21 डॉलर आपको पर यूनिट पे है और प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 0.04, माइनस कर लीजिए तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0.17। ठीक है, तो आपके पास कितना यूनिट है टोटल? आपके पास 31,250, 31,250 यूनिट्स है। तो इस 31,250 पे नेट प्रॉफिट क्या होगा? उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 5312। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप पुट ऑप्शन को समझ रहे होंगे। पुट ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, बेसिक सा सवाल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग, राइट। सच क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिसकंटिन्यूड? EDF, सॉफ्टेक्स, ECB टू BEF। बताइए किसे डिसकंटिन्यूड किया गया? आंसर है BEF। ठीक है, ट्रेजरी बिल नॉट इशूड फॉर फॉलोइंग टर्म, 91 डेज, 182 डेज, 365 डेज और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है 365। 91 के मल्टीपल में इशू होता है, 91, 182, 365 के लिए इशू नहीं होता है, 364 के लिए इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेट सेंसिटिव एसेट एंड रेट सेंसिटिव लायबिलिटी इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी गैप, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव गैप, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव गैप, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप। करेक्ट आंसर है दोस्तों इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑफ CP इज गवर्न बाय गाइडलाइन इशूड बाय। कॉमर्शियल पेपर का जो इशूज होता है वो कौन गवर्न करता है, कौन गाइडलाइन देता है? RBI, FIMDA, SEBI या FIDI? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका RBI गाइडलाइन देती है CP के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अ कंपनी कैन सेंड एज अ गिफ्ट टू फॉरेन विदाउट EDF या सॉफ्टेक्स? EDF या सॉफ्टेक्स के बिना एक कंपनी कितना गिफ्ट बेच सकती है दूसरे को? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब जो मैंने इस बार के जो मेंटरशिप प्रोग्राम जिन लोगों ने अवेल किया था, इस तरह के MCQs हमने करवा रखे थे।
तो इनका फ़ायदा मिला उन लोगों को कि पहले से वो प्री प्लान होकर ऐसे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करके गए थे और फिर वो एग्जाम में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर पाए। बेसिकली हमारा मोटो यही रहता है कि एक एक पेज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको प्रैक्टिस किया जाए, मेहनत किया जाए। डेली का डेली मैं आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ, उसे आप लोग डेली कवर करते हैं। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में थे उनसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ डेली टारगेट, वी हैव अ वीकली टारगेट एंड वी हैव मंथली टारगेट, and we try to achieve those target, and finally if those target are achieved, finally CIV is easy to clear, right? So let us go continue this question. एक कंपनी गिफ्ट देती है फॉरेन को विदाउट EDF या सॉफ्ट टैक्स, कैसे, कितना दे सकती है? तो नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़ इन वैल्यू, नॉट मोर देन 5 लाख रुपीज़ इन वैल्यू, नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज़ इन वैल्यू, नॉट मोर देन 25 लाख रुपीज़ इन वैल्यू। करेक्ट आंसर इज नॉट मोर देन 5 लाख रुपीज़ इन वैल्यू। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्ड इन स्टैट्यूटरी CRR। तो CRR को स्टैट्यूट करने में कौन से लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा? नेट टैक्स प्रोविजन, सब्सिडी, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, फॉरवर्ड फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडरलाइंग एसेट फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए कौन सा अंडरलाइंग एसेट नहीं है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, क्या? तो ए है A ओनली, ANB, ABC, ABCD ओनली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ABCD, सारा का सारा। चलिए, तो ये सभी के सभी अंडरलाइंग एसेट नहीं है डेरिवेटिव के लिए, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन का सेट। यदि आप चाहते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन अवेलेबल है, तो मैं ट्राई करूंगा कि और भी क्वेश्चन का सेट आपके साथ लेकर आऊँ, ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। और यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ आवर प्लान। वी विल गाइड यू प्रॉपरली, यू विल गेट प्रॉपर गाइडेंस, and daily we will see your performance. Okay, we have mock test for that, we have MCQs plan for that. If you want any kind of assistance, यदि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो दोस्तों feel free to text me on this number. Let me show you the WhatsApp number, let me share with you the WhatsApp number. Okay, you can feel free to text me on this WhatsApp number. Okay, the number is 8292857381. Okay, so you can text me on this WhatsApp number. Okay, I will provide you the essential guidance. So thanks for watching this lesson. Please share this video with other CIV aspirant. Thank you.